इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स का हम सेकंड पोर्शन में मूव करते हैं और इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स में अब हम और आइडियाज़ डिस्कस करना चाह रहे हैं और उसके बेनिफिशियल आइडियाज़ या उसकी फर्दर एनालिसिस हम किस तरह मैनेज करते हैं। इसके लिए हम वन बाय वन इन केसेस को डिस्कस करेंगे, जिस तरह हमने रिसेंटली इनको एक्सप्लोर किया है कि ये कंस्ट्रेंट्स होते क्या हैं, इनके एडवांटेजेस क्या हैं और कहाँ पे ये मैनेज हो सकते हैं, कहाँ पे नहीं हो सकते, और उनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी क्या हैं। जिस तरीके से हमने एग्जांपल में कहा है कि डाटा लोड पॉइंट ऑफ व्यू से कंस्ट्रेंट को हमें ड्रॉप करना पड़ता है या डिसेबल से फिर इनेबल करना पड़ता है। तो पहला हमारे पास कंस्ट्रेंट है वो नॉट नल का है। इसी तरीके से यूनिक कंस्ट्रेंट है, चेक कंस्ट्रेंट है, डिफ़ॉल्ट है, प्राइमरी की कैस्केड कंस्ट्रेंट है, फॉरेन की कैस्केड है, और इसी तरीके से ट्रिगर्स और डिसेबल और ड्रॉप कंस्ट्रेंट्स हैं। नॉट नल का मीनिंग है कि ऐसा कॉलम जहाँ पे कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है या अभी आप वो वैल्यू देना नहीं चाहते, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कहेंगे कि नॉट नल हमारे पास एक ऐसा कंस्ट्रेंट है कि जब तक हम वैल्यू नहीं देंगे उस वक्त तक वो रिकॉर्ड सेव नहीं होगा। मीनिंग क्या है इसका? मतलब ये है कि आप सी एन एस गलती से आप इंटर नहीं करते और एक कस्टमर का पूरी इन्फॉर्मेशन आप इंटर कर देते हैं और एक बटन प्रेस करते हैं सेव का और रिकॉर्ड क्रिएट हो जाता है। इसका मतलब है कि विदाउट सी एन एस आपने एक अकाउंट का रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है। इससे नुकसान बैंक को होगा क्योंकि कल सिक्योरिटी रीजंस और बाकी वजह से एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि बड़ी ज़रूरी थी और जो नहीं दी गई। इसी तरीके से कुछ लोग जो है वो नॉट नल कंस्ट्रेंट सारे कॉलम पे दे देते हैं। उसका भी एक बड़ा ड्रॉबैक है। उसका ड्रॉबैक ये है कि जब तक एक यूज़र के पास सारे कॉलम की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी वो रिकॉर्ड इंटर ही नहीं कर सकता। यानी वो यूज़र वेट करता रहेगा कि जब तक रिकॉर्ड नहीं आएंगे तो उस वक्त तक नहीं करेगा। इसका मतलब है कि अगर उसके पास रिकॉर्ड्स पेपर्स की या बुक्स की फॉर्म में रखे हुए हैं और वो रिकॉर्ड जो है वो वेट कर रहा है और बहुत सारा एक ख़ास फॉर्म में उसके पास बहुत सारे पेपर इकट्ठे हो जाते हैं और वो सिर्फ वेट ये कर रहा है कि फ़लाँ कॉलम जब तक नहीं होगा तो मैं रिकॉर्ड नहीं इंटर कर सकता। तो सारे के सारे कॉलम पे नॉट नल लगाना भी ठीक नहीं है, लेकिन जब वो ज़रूरी है उसके ऊपर ज़रूरी होता है। नॉर्मली एक अच्छी प्रैक्टिस ये समझी जाती है कि टेबल में प्राइमरी की तो है ही नॉट नल, उसके अलावा कम से कम एक कॉलम को नॉट नल लाजमी होना चाहिए। वरना ये होता है कि लोग प्राइमरी की के डाटा क्रिएट करना शुरू कर देते हैं और बाकी सारे कॉलम ब्लैंक होते हैं। उससे भी आपके पास एक गार्बेज डाटा आता है। जैसे हमारे पास एग्जांपल दी हुई है कि फॉरेन की जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट नल होती है, नई वैल्यू देंगे तो नहीं अवेलेबल होगा। लेकिन अगर यूज़र कहता है कि नहीं जी डिपार्टमेंट नंबर आपने लाजमी देना है जब भी एक नए एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड एंटर करेंगे, तो फिर उसका फॉरेन की के ऊपर एडिशनल कंस्ट्रेंट नॉट नल का होगा। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट है, इसमें बहुत सारे कॉलम हैं और इन कॉलम में से एक ऐसा कॉलम है जिसको आप कहते हैं जी कि इसका नाम लाजमी इंटर करना है और शायद अगर डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल नहीं है तो उस वक्त नहीं की जा सकती, बाद में एंट्री की जा सकती है। इसी तरह CNAC हम कह सकते हैं कि नॉट नाल लाजमी होना चाहिए कि वो पाकिस्तानी शहरी हो और जब तक वो ना हो किसी यूनिवर्सिटी में वो स्टूडेंट नहीं हो सकता। यूनिक कंस्ट्रेंट ये हमारे पास नेक्स्ट कंस्ट्रेंट है। इसका मतलब ये होता है कि ये प्राइमरी की तरह होता है लेकिन ये सॉर्टेड फॉर्म में नहीं होता, इंडेक्स नहीं होता, ये नल हो सकता है लेकिन यूनिक होगा। तो नल और यूनिक को अगर आप रखना चाहें तो फिर आप यूनिक कंस्ट्रेंट यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि डुप्लीकेशंस नहीं होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये चाहते हैं कि हमारे एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें CNAC रखना चाहते हैं लेकिन उसको हम यूनिक रखना चाहते हैं और लेकिन अवेलेबल ना हो, तो फिर हम या तो ये करेंगे यूनिक और नॉट नल कर देंगे और या फिर ये करेंगे कि अगर नल रखना चाहते हैं तो फिर हम सिर्फ यूनिक लिखेंगे। इस पर्टिकुलर केस में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक मेडिसन है, उसके डिफरेंट नाम हम लिखना चाहते हैं, रखना चाहते हैं अपने पास। तो नेम के ऊपर हम एक तो यूनिक रखना चाह रहे हैं और दूसरा चाहते हैं कि नेम लाजमी हो वरना एक आइटम नंबर अननेसेसरी विदाउट नेम ना बने। इस वजह से फिर हमें इस पर्टिकुलर टेबल के लिए डबल कंस्ट्रेंट हमें रखना पड़ेगा। चेक बड़ा इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट है। जैसे हम ये कहते हैं सैलरी ग्रेटर देन 100। अच्छा, ये जितने कंस्ट्रेंट हैं ये डेटाबेस पे लग रहे हैं, यानी इसका मतलब ये है कि डाटे के ऊपर आप कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं, अपने किसी प्रोग्राम में नहीं लिख रहे। ना आप प्रोग्राम करेंगे कि लेट्स टेक द डाटा, सेलेक्ट डाटा फ्रॉम द टेबल्स एंड देन वी कैन से इफ सैलरी इज ग्रेटर देन दिस, दैट्स द रॉन्ग वे। इसका मतलब है कि हम डायरेक्टली डाटा के ऊपर इसको अप्लाई कर रहे हैं।
तो अल्टर टेबल, टेबल का नाम देंगे, ऐड कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट देंगे, चेक। अब देखें CHK_ हमने लिखा है, आपने नोट किया होगा हमारी कुछ पिछली एग्जांपल्स में हमने पी के अंडर से लिखा था। पी के का मतलब है प्राइमरी की, CH का मतलब है चेक कंस्ट्रेंट। तो हमारे पास एक लिस्ट ऑफ कंस्ट्रेंट्स बनती है जो डाटा डायरेक्शन रिव्यू के थ्रू आप देख सकते हैं, जिससे आपको पता लग जाता है। और ये नेमिंग कन्वेंशन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं एक DBA के लिए, उसका प्रोफेशनल एटीट्यूड शो करते हैं। और नेमिंग हमेशा सेंसिबल फॉर्म में हो, मीनिंगफुल फॉर्म में होनी चाहिए। जैसे हमने ये CHK मेड टाइप लिखा है, तो चेक कंस्ट्रेंट का मतलब है कि हमारे पास या तो वो पी का मतलब कुछ एक हो सकता है, एस का मतलब कुछ भी हो सकता है। तो सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है, प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है। तो इसको हम सेल पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं या इसको हम प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं। तो ये हमारे पास दो चॉइसेस होंगी, इन दो के अलावा कोई चॉइस नहीं हो सकती। अब इसके साथ अगर आप नॉट नल कर देते हैं तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर यूज़र नहीं देता तो पी ऑटोमेटिकली आ जाए। और इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू ना हो तो नल भी हो सकती है, तो फिर नल भी आ जाएगी। तो नल के अलावा ये दो चॉइसेस हमारे पास होंगी। डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि यूज़र वो वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा, या यूज़र उसको, उसके पास कोई वैल्यू है ही नहीं है, यानी वो नल रखना चाहता है। तो नल की जगह आप चाहते हैं कि वाई आ जाए। जैसे आपने लिखा है मेडिसन है, इसमें स्टेटस एक कॉलम है और हम लिखते हैं कैरेक्टर 1 डिफ़ॉल्ट वाई। तो यूज़र अगर वैल्यू नहीं दे रहा तो ऑटोमेटिकली वाई सेव हो जाएगा। फॉरेन की कैस्केड कंस्ट्रेंट का मतलब लाइड विद इंसर्ट, डिलीट और अपडेट। तो फॉरेन की का मतलब ये है कि पेरेंट और चाइल्ड, हमारे पास दो टेबल हैं। चाइल्ड टेबल में फॉरेन की होती है जो रेफर करती है पेरेंट टेबल के साथ। इसका मतलब क्या है, जब आप टेबल ड्रॉप करते हैं यानी टेबल को आप डिलीट करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि पेरेंट टेबल जब आप ड्रॉप करेंगे तो वो कहेगा नहीं, चाइल्ड है अभी, आप इसको ड्रॉप नहीं कर सकते। दिस इज़ कॉल्ड इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, पे चाइल्ड हो या ना हो, मैंने पेरेंट को ड्रॉप करना है, तो फिर आप उसके साथ लिखेंगे कैस्केड कंस्ट्रेंट। इससे क्या होगा, पेरेंट ड्रॉप हो जाएगा, चाइल्ड उधर ही रहेगा। तो इससे हमें पता लगता है कि फॉरेन की के थ्रू हम इसको बाईपास भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है, क्रिएट टेबल सप्लायर है, इसमें कंस्ट्रेंट प्राइमरी की दिया हुआ है कि हमारे पास एक चाइल्ड टेबल है प्रोडक्ट, यानी ये सप्लायर ये प्रोडक्ट सप्लाई करता है। तो इस पर्टिकुलर केस पे हम देखेंगे कि जब हम ऑन डिलीट कैस्केड का मतलब ये है कि जब भी हम इसको डिलीट करेंगे पेरेंट टेबल को, तो कैस्केड पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। या एक रिकॉर्ड को हम पेरेंट से डिलीट करना चाहते हैं तो कैस्केड पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्ट से वो वैल्यू ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। हमारे पास एक ट्रिगर कंस्ट्रेंट है, क्रिएट ट्रिगर। और फिर हम इसमें कुछ ऑप्शन यूज़ करते हैं जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। और इसको हम लिखेंगे बिफोर, आफ्टर, इंसर्ट, डिलीट और अपडेट। उस फॉर्म में हम इसको मैनेज करेंगे। तो इसको हम पर्टिकुलर रिकॉर्ड को हम थ्रू ट्रिगर्स भी डिलीट कर सकते हैं। तो ट्रिगर कंस्ट्रेंट्स का मीनिंग ये है कि क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर का नाम देंगे, बिफोर आफ्टर देंगे, और फिर हम इस लिखेंगे डिलीट फ्रॉम दिस। और जो ओल्ड वैल्यू, यानी हमारे पास ट्रिगर्स में दो ऑप्शंस होती हैं, कॉलन ओल्ड डॉट और कॉलन न्यू डॉट। तो जो ओल्ड वैल्यू होती है उस बेसिस पे जो आप रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट के ऑप्शन में ये ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग कंस्ट्रेंट्स को जो है वो रोक सकते हैं, कंस्ट्रेंट को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं और दोबारा क्रिएट भी कर सकते हैं। तो हमारे पास तीन चॉइसेस हैं इसके लिए, पहली है इनेबल्ड, डिसेबल्ड, दूसरी है और तीसरी ड्रॉप्ड है। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं जी कि हमारे पास कंस्ट्रेंट बना हुआ, हम उसको ड्रॉप कर देते हैं। अपना डाटा फिक्स करके दोबारा कंस्ट्रेंट को आप क्रिएट कर सकते हैं, या अल्टर टेबल स्टेटमेंट करके ऐड कंस्ट्रेंट करके आप उसको बना सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास कंस्ट्रेंट का नाम अवेलेबल नहीं है तो ओरेकल हमें एक सिस अंडरस्कोर कुछ नंबर के थ्रू ऑटो जनरेटेड कंस्ट्रेंट बताता है। वो फिर हमें डाटा डिक्शनरी के थ्रू फाइंड आउट करना पड़ेगा, और उसको एक बैड प्रैक्टिस कंसिडर किया जाता है। उसका मतलब ये है कि हमने नेमिंग कन्वेंशन इस्तेमाल नहीं की है। अब हमारे पास एक जनरल नंबर की फॉर्म में कंस्ट्रेंट रखे हुए हैं जिसको रिकनाइज़ करना मुश्किल होता है और उसको एक्सप्लोर करना भी आसान नहीं होता। तो पर्टिकुलरली जब हम अपने कंस्ट्रेंट्स को मैनेज करना चाहें और हमें किसी वक्त नहीं चाहिए टेम्परेरी, उसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं और इस तरीके से उसको हम ड्रॉप भी कर सकते हैं।